हेलो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल में मैं साक्षी शर्मा आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो जैसे कि ये बात तो आप जानते ही हैं, एसपी लेसन्स यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आते ही रहते हैं, चाहे वो आपका लेटेस्ट हो या फिर प्रीवियस आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो या किसी भी सेक्शन से रिलेटेड हो। जितना पॉसिबल हो सकता है हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में हमारे जो आर्टिकल अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड आज की वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं। क्योंकि कुछ अनुच्छेद या आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आपके अभी आरआरबी का एग्ज़ाम भी चल रहा है और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं। तो इसी के लिए आज की जो है हमारी वीडियो है जिसमें कि हम आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सा अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल हमारा क्या कहता है। स्पेशली जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आपने अगर अभी तक हमारे एसपी लेसन्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल या महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी में और इंग्लिश में होने वाली है, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आप हिंदी में करते हैं उसको इंग्लिश में नहीं बताते हैं। तो इसके लिए दोनों लैंग्वेजेस में हमने आज जो है हमारा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है यानी कि आर्टिकल 14, ये किस लिए है हमारा? अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, यानी कि आर्टिकल 14 हमारा क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो भारत का संविधान जो है हमारा, उसमें ये कहा गया है कि राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि स्टेट फील्ड में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यही जो है हमारा अनुच्छेद 14, उसके हिसाब से इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव या पार्शियलिटी अगर हम बोले तो वो नहीं की जाएगी। यही हमारा आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि भारत में किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके की पार्शियलिटी जो होगी वो गवर्नमेंट के थ्रू आउट नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं, अगला आर्टिकल कौन सा है हमारा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 हमारा क्या कहता है कि धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध और साथ ही जाति, लिंग या जन्म स्थान, यानी कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन टू डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। यानी कि अनुच्छेद 15 जो है वो क्या कहता है कि हमारा जो स्टेट है यानी कि राज्य अपने किसी भी नागरिक के साथ धर्म की अगर हम बात करें, जाति की अगर हम बात करें, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी अगर हम बात करें तो जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकने की जो बात करता है वो कौन सा आर्टिकल करता है हमारा? आर्टिकल 15 जो है ये हमारा कहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आर्टिकल है हमारा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 सेड दैट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसके लिए या फिर कार्यालय के संबंध में यानी कि ऑफिस से रिलेटेड अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो उसी के लिए सार्वजनिक रोजगार या कार्यालय के संबंध में अवसर की समानता की गारंटी कौन सा आर्टिकल देता है? अनुच्छेद 16। यानी कि राज्य जो है उसमें किसी भी के खिलाफ यानी कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। यानी कि इक्वालिटी जो होती है वो दी जाती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की जो समानता है वो अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है?
अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का जो अंत है वो हमारा कौन से उसमें कहा गया है, अनुच्छेद 17 में, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, यानी कि अनटचेबिलिटी के लिए जो है वो पूरी तरीके से अबॉलिशन किया गया है, क्योंकि अगर इस तरीके से कुछ होता है तो यह दंडनीय अपराध इसमें घोषित किया गया है आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है शीर्षकों का उन्मूलन। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि अगर लॉ से रिलेटेड यानी कि विधा संबंधी के सम्मान के सिवा या भारत का कोई या अन्य कोई भी उपाधि जो है वो इसमें राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि नागरिक जो होंगे वे किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि जो होंगे वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में क्या है कि अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकार जो है उनकी गारंटी दी जाती है। गारंटीज टू ऑल द सिटीजन द 6 राइट्स। वो कौन कौन से हैं? 6 अधिकार हैं हमारे। समानता का अधिकार, एक है भाषा और विचार, यानी कि आप अपनी भाषा को, अपनी थॉट को किसी के सामने रख सकते हैं, उसको प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है वो पूर्ण रूप से दी गई है। तो इन शॉर्ट भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फोर्थ है आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म का अनुयायी बनना या उस पर विश्वास रखना, धर्म का प्रचार करना, इसमें वो इंक्लूड है। नेक्स्ट है किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी कल्चर को, यानी कि अपना जो संस्कृति है उसको सुरक्षित रखने के लिए, भाषा या लिपि बचाए रखने के लिए अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और लास्ट जो छठा है वो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो टोटल 6 जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें क्या है कि संविधान को जो अनुच्छेद है, यहां पर हम बात करेंगे अनुच्छेद 20(2) के, तो उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल एक इंसान ने अगर किसी एक व्यक्ति को खून कर दिया है उसका, और सेम वो दूसरे व्यक्ति का खून कर देता है, तो उसके लिए क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो होगा वो एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो उसी के लिए यह उपपद आंगल विधि के सिद्धांत नेमो डेप्ट वाइस विक्सारी पर आधारित है, जिसके लिए अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा जो आर्टिकल 20 यानी कि 22 जो है वो हमारा कहता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 क्या है हमारा? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 21 ये घोषित करता है कि कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वो वंचित नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि राज्य जो है वो कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है उसको वंचित कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 22 में है हमारा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। आर्टिकल 22 सेट दैट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। इसमें जो अनुच्छेद 22(3) है हमारा, 22(3) जो है उसके अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है या फिर उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं होगा। ये यहाँ पर मेन पॉइंट है। 22(1) और 22(2) के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग उसको गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का जो अधिकार है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है? बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 में है
प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो कारखानों में बालकों यानी बच्चों से जो काम कराया जाता है, लेबर जो कराई जाती है उनसे, तो कारखानों या फिर किसी जगह पर बालकों के निरोजन पर पूर्ण तरीके से रोक लगी हुई है, स्पेशली 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यानी कि 14 ईयर्स से अगर बिलो है तो उसमें क्या होगा कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं रख सकते हैं, या फिर अन्य जैसे बहुत सारे डेंजरस वर्क होते हैं उनमें भी नहीं लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 24 में क्या है, बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, स्पेशली जो बच्चे 14 साल से कम आयु के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिकता संविधान संहिता केवल गोवा में लागू। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल इन गोवा ओनली। संविधान के जो अनुच्छेद 44 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान भाग 4 के अंतर्गत राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें किया गया है। तो उसी के लिए जो ये समान नागरिक संहिता है ये दी गई है, और वो केवल जो है गोवा में ही लागू है, यानी कि उनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें कहीं लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 52 जो है आर्टिकल 52 वो है हमारे भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति पद का इसमें प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 54 जो है यानी कि आर्टिकल 54 उसमें राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए रखा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है यानी कि आर्टिकल 54 उसके तहत राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एक इलेक्ट्रिकल कॉलेज द्वारा यानी कि निर्वाचक मंडल जो होता है उसके द्वारा किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जिसमें संसद के दोनों सदन, लोक सदन और राज्य सदन जो होता है उसके निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसमें कि दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं जैसे कि पुडुचेरी, उसके विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 वो है हमारा भारत के लिए जो अटॉर्नी जनरल होते हैं यानी कि AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल 76 जो है हमारा वो रखा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक एग्जाम में बना था आपका कि AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया जो है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो उनकी नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और साथ ही साथ महान्यायवादी बनने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए भी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में क्या है, आपातकाल की घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 352 उसमें यह है कि जैसे आपका युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण यानी कि दूसरे देश के थ्रू अपने देश पे आक्रमण हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या किसी हिस्से में सुरक्षा के खतरे से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल जो है, आपातकाल की घोषणा कौन सी है यहाँ पर, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो घोषणा कर सकता है कि जब जो आपातकाल होगा उसमें घोषणा जो युद्ध क्या उसकी कंडीशंस होंगी कि जो युद्ध होगा या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है जो कि आपकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आपातकाल की घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है हमारा, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356। 356 में है हमारा राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन भी, प्रेसिडेंट रूल जिसको हम कहते हैं। आर्टिकल 356 में है स्टेट इमरजेंसी। उसमें क्या होता है कि भारत का जो ये संविधान का अनुच्छेद 356 है उसमें ये है कि केंद्र की जो संघीय सरकार है उसको राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र जो है वो डिसेबल हो जाता है यानी कि संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का जो एट दैट मोमेंट जो सरकार होगी वहां पर उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होगा वो लागू कर दिया जाए। तो वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 356 के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आर्टिकल है हमारा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 360। आर्टिकल 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल।
360 में क्या है कि अगर राष्ट्रपति जो है उनको वित्तीय आपात की घोषणा करने का अधिकार देता है, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में कोई ऐसी जो सर्कमटेंसेस हैं वो क्रिएट हो रहे हैं कि जिससे के कारण भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको काफ़ी खतरा हो सकता है, तो किसी भी या फिर किसी एक पर्टिकुलर जो हिस्सा है उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो डिसेबल होने का खतरा ऐसा होता है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो है घोषणा कर सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 360 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 243 पंचायती राज संस्था कलाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 243 में जो कि हमारा दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या है मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अनुच्छेद 343 जिसमें कि हिंदी राजभाषा विभाग के रूप में यानी कि हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल के रूप में हमारे यहाँ पर रखी गई है। तो इसमें क्या है कि संघ की जो राजभाषा है हिंदी और लिपि वो देवनागरिक होगी, और संघ के जो शासकीय प्रयोजन होगी उसके लिए भी प्रयोग होने वाले अंकों का जो रूप होगा वो भारतीय अंकों का इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आर्टिकल है हमारा। लास्ट है हमारा अनुच्छेद 356 यानी कि आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356। इसमें क्या है? राष्ट्रपति के नियम को लागू करना, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल, यानी कि भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 356 है उसमें क्या है कि केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र जो होगा अगर वो विफलता हो जाती है उसकी यानी कि डिसेबल हो जाता है या फिर संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का एट दैट मोमेंट जो सरकार होगी वहां पर उसको बर्खास्त करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो होगा वो लागू करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 356 हमारा देता है। सो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें कि हमने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं आपके साथ डिस्कस किए। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारा जो चैनल है SP लेसन उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, बी सेफ।